हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे ये काफ़ी दिनों से आप लोग न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, जो है श्रीलंका क्राइसिस के बारे में। श्रीलंका आज जिस हाल जगह पे खड़ा है, कोलैप्स होने की बिल्कुल कगार पे, वो इस पोजीशन तक पहुंचा कैसे, उस पर पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। श्रीलंका के बारे में आपको बात करने से पहले पता होना चाहिए कि श्रीलंका किस पोजीशन पे आज की डेट में खड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास पेन और जो पेपर और इंक है उसे खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। जो एलपीजी गैस है वो इनके सिलेंडर्स में अवेलेबल नहीं है। जो प्राइसेस हैं इस समय राइस की अगर हम बात करें, जो बेसिक नेसेसिटीज हम लोग मान के चलते हैं, चावल दूध, वो इस समय 500 रुपये पर केजी और 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। जो पेट्रोल है वो वहाँ पे मिल नहीं रहा। 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। पेट्रोल अगर आप लोगों को चाहिए अपनी गाड़ियों में, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की जो इम्पोर्ट है कार्स का, वो बैन है। इलेक्ट्रिसिटी तक वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स तक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 16-16 घंटे के पावर कट बजते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो इनके एंड से अभी तक एक चीज आई है, वह कहा गया है कि अभी स्टार्ट है। आप लोगों को ये चीज सुन के थोड़ा सा एक झटका सा लगेगा कि ये जो जिस हालत में अगर अभी ये कंट्री पहुंच चुका है, एक जो छोटा सा एक द्वीप है, ये इस हालत में पहुंचा है। कहा जा रहा है कि ये अभी शुरुआत है। बहुत खराब हालात अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे कि श्रीलंका यहाँ पे पहुंचा कैसे। श्रीलंका आपको पता है हमारे इंडियन ओशन के पास एक आइलैंड है। इस हालत में पहुंचने के पीछे अब क्या चीजें हैं, आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में लेके चलना पड़ेगा, जहां पे आप लोग चीजें सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, 1972 में श्रीलंका का नाम था साइलॉन। साइलॉन के नाम से ये जगह जानी जाती थी। ये जब श्रीलंका में बना, जब इसका नाम चेंज हुआ, जब ये श्रीलंका बना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। देखो, सबसे पहली चीज़ें क्या हुई जो आपको बता दें, पैसा आया गया का वो हम बात करेंगे। वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने बहुत सारी लॉन्च करी, जिसमें सब्सिडाइज फूड मिला, हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी खर्चा हुआ, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी खर्चा हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जब श्रीलंका बना, जब साइलॉन से श्रीलंका बना, तब सारा जो पैसा आता था वो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादातर यूज़ करना शुरू कर दिया गया। देखो, गलती इनसे कहाँ पे हुई है मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, गलती इनसे ये हुई है, पॉवर्टी खत्म करने के लिए इन्होंने जो चीज़ें शुरू करी, लोग पॉवर्टी से बाहर भी आ गए, बट वो चीज़ें जारी रही। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को एक सीखनी होगी। हम लोगों को भी जम्मू कश्मीर, इंडिया में अगर हम बात करें, फ्री की आदत बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं हमें हर एक चीज़ फ्री में मिल जाए, बट वो आपके सामने है कि रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे सामने आते हैं। अब हुआ क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जो वेलफेयर स्कीम्स आई, अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनके फंड्स किस तरीके से आते थे और फंड्स को एलोकेट किस तरीके से किया जाता था। देखो, जब पहले की बात की जाए, 1977 से लेकर 2000 की अगर हम बात करें, जब श्रीलंका बना, तब जो फंड रिसीव्ड होते थे, मान लो आपको 100 रुपए किसी कंट्री ने दिए हैं, उसमें 98% जो आपको मिलता था वो जीरो इंटरेस्ट पे था। यानी कि आपको 98 रुपीज़ के 98 ही वापस करने, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। और सिर्फ 2% एक ऐसा होता था जिसपे आपको इंटरेस्ट देना है। अब समझो क्या चीज़ थी। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आए, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आप लोगों के पास 100 रुपये आए, अब उसको किस तरीके से स्पेंड किया गया वो देखो। 90% जो था वो वेलफेयर स्कीम्स में चला जाता था। वेलफेयर स्कीम्स कौन सी, जैसे आपको हम लोगों ने अभी मैंने बताया कि सब्सिडाइज फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब में 90% जो था वो स्पेंड हो जाता था। और जो 10% था वही सिर्फ यूज किया जाता था नेशन बिल्डिंग के लिए। अब देखो, आज का जो टाइम है, अब मैं आपको सिंपल एक चीज समझाता हूं। अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया में हैं, हम लोगों को टैक्स पे करना है, उसी चीज़ों से हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो हमें हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बाकी सब चीज़ें, अब वो चीज़ें चलती कैसी हैं, वो चीज़ें चलती है जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, या फिर जिसे हम लोग नेशन बिल्डिंग में भी आप लोग मान के चलिए। अब पैसे आए हैं, 90% हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च किए हैं, बुरी बात नहीं है। देखो, 1977 से अगर 2000 की बात की जाए, तब क्या चीज़ें थी, 98% जो था वो जीरो इंटरेस्ट पे था। 2% ही सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, जो 2% अमाउंट है उसी पे ही इंटरेस्ट देना पड़ता था। और 90% वेलफेयर में जाता था, 10% जाता था नेशन बिल्डिंग। और जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि गरीबों को गरीबी से निकाला, बट फ्री की चीज़ें मिलती रहीं। अब अगर हम बात करें 2000 के बाद क्या हुआ,
जो स्पेंडिंग थी, जो फंड्स आते थे, वो स्पेंड उसी तरीके से होते गए कि 90% जो है वो जाएगा आपका किसमें, वेलफेयर स्कीम्स में, और जो 10% आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो किसमें जाता था, वो जाता था आपका नेशन बिल्डिंग में। बट जो अमाउंट आती थी या जो फंड रिसीव होते थे उस पर सिर्फ 44% ऐसा था जिसपे जीरो इंटरेस्ट था, और 56% ऐसा था जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब यहां से आपको एक छोटी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। प्रॉब्लम शुरू यहीं से हुई, जो इंटरेस्ट था, जो जीरो इंटरेस्ट था, वो अमाउंट कम हो गई, जो इंटरेस्ट था वो अमाउंट थोड़ी सी बढ़ी, और जो यहाँ पे लेकिन जो स्पेंडिंग थी वो सेम उसी प्रोसीजर में चलती गई। अब थोड़ा सा और हम बात करेंगे। अब हुआ क्या, देखो 2000 के बाद आप लोगों ने देखा होगा LTTE के बारे में, आप लोगों ने अगर सुना होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। LTTE के बारे में जब यहाँ पे इनके अंदर ही सिविल वॉर शुरू हुई, तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो इंटरनेशनल था वहाँ पे, अभी अगर एक और एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप लोगों ने देखा यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, इसमें आप लोगों ने देखा रशिया पे क्या हो रहा है, रशिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, हर दिन आप लोगों को नया सैंक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे ही उसी तरीके से क्या था, जो ये वॉर चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट वायलेशन के काफ़ी सारे आगे की LTT के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। LTT बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप था जो कि तमिल होमलैंड में जो फाइट कर रहा था, जो तमिल हैं उनके लिए श्रीलंका में, कि हमें एक अलग जगह चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, काफ़ी सारे सैंक्शन लगना शुरू हो गए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, और श्रीलंका आइसोलेट हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर में एंट्री होती है चाइना की। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं अभी तक, मैं ओवरव्यू भी आपको यहाँ पे साथ साथ में दूंगा। देखो 1977 या 1972 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जब साइलॉन से श्रीलंका बना, पॉवर्टी को हटाने के लिए मैक्सिमम जो अमाउंट्स आती थी वो किस में जाना शुरू हो चुकी थी, वो जाना शुरू हो चुकी थी वेलफेयर फंड में। वेलफेयर फंड में चीज़ें जाना शुरू हो गई, जो पैसा आ रहा था, जो फंड रिसीव हो रहा था, उसमें ज़्यादातर क्या था, ज़्यादा परसेंट जो था वो था जीरो इंटरेस्ट पे, ठीक है। लेकिन 2000 के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, जो वेलफेयर फंड्स था उसकी एलोकेशन सेम रही ऑलमोस्ट, बट जो 0% इंटरेस्ट था वो कम हो गया। यानी कि अगर आप हमसे पैसा ले रहे हो 100 रुपये, तो भाई आपको 50 रुपये पे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है ना वो किस तरीके से आप यहाँ पे आया, देखो जब 2005 की अगर मैं बात करूँ, देखो 2004 में सुनामी आई थी श्रीलंका में, 2005 में जब काफ़ी सारे सैंक्शंस लग रहे थे UN प्लेटफॉर्म पे, तो इस समय श्रीलंका ने क्या, जो चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे इन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट दी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए, ताकि LTT के अगेंस्ट भी चीज़ें चलती रहें, और काफ़ी सारी जो सैंक्शंस आ रही थी उनको ब्लॉक किया किसने, चाइना ने, ठीक है। यहाँ पे चाइना ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक काफ़ी बेस बनाया, काफ़ी लोगों ने भी किया। अब वहाँ पे चीज़ें और ख़राब शुरू होना कैसे हुई, जो श्रीलंका के उस समय के प्रेसिडेंट थे राजपक्षे, आप लोगों को ये नाम बहुत जगह सुनने को मिलेगा, अभी उन पे भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। इनका एक प्रोजेक्ट था हेम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट का। अब ये पोर्ट जो था बेसिकली क्या था, जो श्रीलंका का मैप अगर आप लोगों ने देखा है, सदर्न मोस्ट टॉप की अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, जो वो एक पोर्ट आप लोग यहाँ देख रहे हैं हम्बनटोटा पोर्ट, इसको लेके इनके दिमाग में एक आइडिया था या प्लान था कि डेली यहाँ पे मान के चलो 200 शिप्स आती हैं, अगर हम इसको एक प्रॉपर इंटरनेशनल पोर्ट की तरह डेवलप करेंगे तो मान लीजिए 10,000 शिप्स डेली की आना शुरू हो जाएंगी, जो कि अपने आप में ही आप लोग देखो कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो प्रोजेक्ट था, जो दिमाग में था, वो ये था कि 200 शिप आती हैं, मान लो 100 रुपये हम एक से लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 2,000, ठीक है, 20,000, ठीक है। इन्होंने सोचा वैसे ही अगर 10,000 आएंगी, उनसे 100 रुपये लेंगे, तो ये तो कहीं हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट लेके ये सबसे पहले आए थे इंडिया के पास कि हमें चाहिए फंडिंग। इंडिया ने कर दिया था रिजेक्ट। उस समय कौन थे हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, तो वो थे शिव शंकर मैनन। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चीज़ें, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ यार मैं SSS चला रहा हूँ, मैं इसको कल को इतना बड़ा ब्रांड बना दूंगा इंडिया का कि आप लोग भी देखेंगे कि हाँ यार ये हो गया। मेरी सोच अच्छी है, मैं चाहता हूँ, बट मैं अगर 4-5 और लोगों से बात करूंगा वो मुझे इसमें खामियां बताएंगे। अब दो चीज़ें होंगी, या तो मैं जिद पर रहूँगा कि नहीं मैं फंडिंग लूँगा और ये चीज़ करूँगा। अब हुआ क्या, इंडिया के पास गए, USA के पास गए, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं इस प्रोजेक्ट में इतना दम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत होगी बट इतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रोल प्ले करा किसने, चाइना ने। देखो अब चीज़ें हुई क्या, इंडिया ने मना कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को, कि ये प्रोजेक्ट आपका फ्लॉप हो जाएगा, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सेम हुआ क्या, USA ने भी मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2007 में चाइना ने देखा ये प्रोजेक्ट, और देखो चाइना के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग इसको मान लेंगे, चाइना के पास दुनिया भर का पैसा है,
आप अपने रूम में, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने रूम में एक नज़र घुमाओ, आपको मिनिमम 5 चीज़ें ऐसे दिखेंगी जो मेड इन चाइना है। ठीक है, अब चाइना यूज कैसे करता है इस पैसे को, आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा। चाइना पैसा देता है छोटे देशों को जो कि डेवलपिंग है या फिर जो आपको इंटरनेशनली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन ओशन की बात करें तो श्रीलंका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है वहाँ पे। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे इनको पैसा दिया, 15 साल का लोन दिया 2007 में, जो कि अभी क्या है 2022 चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं 6.3% पे एक लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे दे दिया। बट चाइना को देखो पता था, चाइना को भी पता था अगर इंडिया यूएस से भी ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें तो चाइना के भी दिमाग में ये चीज़ थी कि ये प्रोजेक्ट क्या होगा, ये प्रोजेक्ट फ्लॉप होगा और इसके बाद ये जो पैसा यहाँ पे श्रीलंका उठा रहा है वो पे नहीं कर पाएगा। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अब चाइना है, देखो अब आप लोगों को भी पता है यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। अब आप लोग अगर पैसा ले रहे हो, आप लोगों को पता है हाँ यार एक पोर्ट बना रहे हैं, चाइना ने बोला हम लोग आप लोगों को पैसा देंगे, 15 साल का लोन भी देंगे, 6.3% आप लोगों से इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन जो ये पोर्ट बनाया जाएगा इसमें जो बिड होगी सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही होंगी जो कि बिड करेंगी। ठीक है, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने इसको बनाया। इन्होंने कहा था जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो चाइना को ही मिलेगा। अब देखो चाइना यहाँ पे और क्या रोल प्ले करता है। चाइना ने जैसे यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, यहाँ पे जो इनके लोग थे, जो इनके वर्कर्स थे, उनके अंदर स्किल आ गया, उन लोगों ने चीज़ें बनाई, एक्सपीरियंस मिलता है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चाइना इस समय कर रहा है। चाइना के अंदर स्किल्ड वर्कर है। और इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे लेबर है, हम उसको बोलेंगे हाँ भाई दीवार बनानी है आ जाओ, वो बना देगा। हमारे उसको बोलेंगे भाई कल को सीढ़ियाँ बनानी है बना दोगे, वो बोलेगा बना देंगे। बट जो चाइनीज जो वर्कर हैं वो स्किल्ड हैं। अब कैसे स्किल्ड है अब आप लोग यहाँ पे समझो। देखो चाइना को पता था कि श्रीलंका को दे देंगे, कोई और कंट्री आएगी कैसा मटेरियल यूज करेगा कैसा नहीं, क्योंकि होना तो ये एंड में फ्लॉप ही है। चाइना को भी पता था इस चीज के बारे में। चाइना ने ये चीज यहाँ पे करी, चाइना ने चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि जो पोर्ट बने उसमें किसी तरीके की कोई खामियां ना हो। अब यहाँ पे एंड में चीज क्या हुई, यहाँ पे जो हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट देख रहे हो, अब बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। उनके दिमाग में था कि ये प्रोजेक्ट जो है 200 शिप अगर आती है तो ये तो भाई 10,000 शिप तो क्रॉस करेगा ही करेगा डेली की, तो क्यों ना हम इसको और बनाए। यहाँ पे ही हम्बनटोटा में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इन्होंने एयरपोर्ट भी बनाया, इन्होंने यहाँ पे ही इसी जगह में क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया। अब देखो क्रिकेट ग्राउंड की एक और इंटरेस्टिंग क्या है, इसकी जो जगह है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है हम्बनटोटा, इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 70,000 है, या 80,000 90,000 के करीब है, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद। इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना दिया जो कि 50% पॉपुलेशन आके मैच देख सकती है एट अ टाइम। तो इनके दिमाग में ये इतना बड़ा था। अब आपको एक और चीज बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी पेपर में पूछा जाएगा हुआ क्या, देखो जो चीजें थी, प्रोजेक्ट ये हुआ फेल। 2012 में यहाँ पे टोटल शिप्स आई 34, ठीक है, 2014 में यहाँ पे टोटल शिप्स आई 161। बुरी तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। आज की डेट 15 साल, 2007 से 2007 में 15 साल मिला दो, 2022 होता है। पैसा देने के पास इनके था नहीं। 99 ईयर्स के लिए पोर्ट किसने लीज पे ले लिया, चाइना ने। जो मेजर इनका दिमाग था, क्योंकि पता चाइना को भी था कि ये प्रोजेक्ट फेल होगा, ये प्रोजेक्ट में दम नहीं है, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा भी दिया। उन्होंने देखो एक तो पोर्ट चाइनीज है आज 99 ईयर्स के लिए, चाइना ने यहाँ पे पोर्ट भी बनाया, चाइना ने पोर्ट बनाने के लिए पैसे भी लिए और चाइना अब इसको खुद यूज करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा गया है कि चाइना इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, इसमें अब श्रीलंका गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी। यहाँ पे चीज समझनी होगी, ये होता है हमारा डेप्थ ट्रैप, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी। और आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी कंट्री पे कब्जा करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप उससे जंग लड़ लो, जैसे रशिया इस समय लड़ रहा है किससे, यूक्रेन से, या तो क्या हो सकता है, या तो आप उसको उधार दे दो। अब यहां पे एक और चीज बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए इन दुनिया का वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो उसका नाम भी याद रखना। दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, ये फोर्ब्स ने कहा था, मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये 2 पॉइंट। अब यहां पे ये चीज समझिएगा हुआ क्या, चीजें आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं, जो आज की डेट में चीजें चल रही हैं, 2022 में अगर हम बात करें तो टोटल कितना उधार है जो इन्हें पे करना है इस साल, तो देखो ये है $50.7 बिलियन। और अगर आपसे पूछा जाए इनका फॉरेन रिजर्व कितना है, तो फॉरेन रिजर्व है इनका $2.3 बिलियन।
और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जितना भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, देखो रेवेन्यू, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी थोड़ी टर्म समझना जरूरी है, उसका 95.4% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे चीजें क्या है ये समझो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें क्लियर होंगी। अभी मैंने आपको समझाया था फंड्स एलोकेशन के बारे में। अब नेशन बिल्डिंग की जो है, यहाँ पे क्या होता है, टैक्स वगैरह बढ़ते हैं, आप लोगों को टैक्स देने हैं, वो नेशन बिल्डिंग टैक्स में आ जाता है। अब हुआ क्या, वेलफेयर स्कीम्स में हम लोगों ने तो पैसा खर्च दिया, हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिसके लिए हम लोगों ने पैसा उठाया था वो हमारे फ्लॉप हो गए, पोर्ट भी हाथ से चला गया, पैसा भी गया, और उसके बाद में उधार भी हम पे बहुत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है, जितना भी मान लो अगर हमारी सरकार आज की डेट में 100 रुपए कमा रही है, जिसमें हमें 95.4% यानी कि 95.4 रुपए देने हैं एज ए इंटरेस्ट पेमेंट आज की डेट में, इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे ये चीजों से चीजें खराब नहीं हुई, चीजें और खराब कैसे हुई अब वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पे क्या है, एक सीख आप लोगों को भी मिलनी चाहिए और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आज जहां पे श्रीलंका खड़ा है वहां पे हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं क्या। अब एक क्वेश्चन पहले मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। आज की डेट में श्रीलंका की उस हालत में है कि इन्हें अपनी एम्बेसीज या फिर जो हाई कमीशन है वो बंद करने पड़ रहे हैं हर एक जगह में। इस हालत में आज से पहले, अब आपको मैं 3 जगह बताऊंगा जो इससे पहले क्या थी, जो कि बैंकरप्सी के कगार पे थी, यानी कि जो कोलैप्स के कगार पे थी। उसमें एक कंट्री आती है आपकी आइसलैंड, जिसपे 85 बिलियन का जो था लोन था 2008 में, जिसकी मदद की थी किसने, वेस्टर्न कंट्रीज ने की थी, यूएसए ने की थी। वहीं दूसरी कंट्री कौन सी थी जो आज से पहले इस फेज में से गुजर चुकी है, वो है अर्जेंटीना। 2001 में इसकी ये हालत थी। इनके ऊपर अप्रोक्सीमेट 145 बिलियन का जो था डेब्ट था। और तीसरी कंट्री का नाम सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे, तीसरी कंट्री थी आपकी रशिया। रशिया, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। 1998 में जब मैंने आप लोगों को वीडियो पढ़ाई है जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल में बताया यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है वो क्या है, 1998 में रशिया भी बैंकरप्सी की कगार पे खड़ा था। इनके ऊपर 17 बिलियन का जो लोन था वो था आईएमएफ के ऊपर, और ये दे नहीं पा रहे थे। यहां पे आपको एक और चीज बताता हूं, आज भी उस डेट को क्या कहा जाता है, ब्लैक थर्सडे। ब्लैक थर्सडे के रूप में ये डे आज भी रशिया में ऑब्जर्व किया जाता है। अब हुआ क्या था, देखो यूएसएसआर था पहले, रशिया यूएसएसआर टूटा था उस समय, और इनकी बहुत बुरी हालत थी। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टू बिग टू फॉल। यानी कि जिस दिन ये बैंक डूबे ना, उस दिन मान लेना इंडिया की इकोनॉमी डूब गई। वैसे ही जो रशिया के बैंक्स थे वो भी डूब गए थे। उस पोजीशन पे रशिया खड़ा था, लेकिन आज जहां पे रशिया पहुंचा है, आज जिस तरीके से रशिया खड़ा है वो आप लोगों के सामने है। तो यहां से चीजें सीखनी है हर एक कंट्री को कि किस चीजों से चीजें आती है। अब ऐसा नहीं कि श्रीलंका इससे वापस आएगा या नहीं आएगा। अब इंडिया भी एक टाइम पे इसी हालत में खड़ा था, इसी कगार पे खड़ा था 1991 में। अब हुआ क्या था 1991 में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तब नरेंद्र मोदी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और जो हमारा जो रिजर्व था वो टोटल कितना था, वो टोटल हमारा जो रिजर्व था सिर्फ 600 मिलियन का ही रह गया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें खाली 3 वीक तक ही इंपोर्ट पे हम लोग जो है डिपेंड कर सकते थे। बट इन्होंने क्या किया था, इकोनॉमी को ओपन किया, और आज की डेट में इंडिया का जो रिजर्व है वो 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 5th लार्जेस्ट हमारा रिजर्व है, टोटल 634 बिलियन के करीब करीब, जिसको हम लोग 13 महीने तक आसानी से सफिशिएंट है हम लोगों का यहाँ पे गुजारा के लिए। अब देखो चीजें क्या है, अब आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, इंडिया में इस तरीके की चीज नहीं चलती। अब आपको यहाँ पे जो चीज मैं समझाऊंगा वो समझनी पड़ेगी। श्रीलंका में सिर्फ एक ही फैमिली है जो मेजॉरिटी, अगर हम बात करें, जो कंट्रोल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं वो है गोतबाया राजपक्षे। इनके जो भाई हैं वो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, महिंद्रा राजपक्षे। उनके बाकी जो रिलेटिव हैं वो हर एक, चमर राजपक्षे फॉर्मर स्पीकर थे, आज की डेट में ये वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अगर मैं गलत नहीं होता तो। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें हैं, ये चमल जो है वो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, जो नमल है यहाँ पे आप लोग जिन जिन के नाम देख रहे हैं, ये सब इस समय किसी ना किसी एक पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, अब आपको यहाँ पे चीज़ समझनी होगी क्या हुई।
इंडिया में क्या है, इंडिया में पहले आप लोगों ने देखा पीवीसी नरसिम्हा राव थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, अब नरेंद्र मोदी। सरकारें यहाँ पे बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है तो इंसान के अंदर एक डर होता है। अब सबसे बड़ी गलती इनके एंड से क्या हुई है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इन्होंने आके यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे आके जो इनका श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 20th अमेंडमेंट करी। अमेंडमेंट अब क्या की है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज क्या की गई थी यहाँ पे कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा किसके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। प्रेसिडेंट के ऊपर कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या हुआ कैसे नहीं। दूसरी चीजें क्या है कि ये किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम, यानी कि इनकी मर्जी है, ये किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं और ये कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं क्या, पार्लियामेंट। अब देखो ये तीन चीजें जब होना शुरू हुई, ये शुरुआत है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इनके एंड से चीजें और खराब कैसे हुई। हम्बनटोटा तो एक एग्जाम्पल थी कि लोन किस तरीके से बढ़ता गया, लोन खत्म करना मुश्किल था क्योंकि प्रोजेक्ट जो था वो फ्लॉप था, इसीलिए इंडिया और यूएसए सब इससे पीछे हटे। चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी, वो सब चीजें अलग है। अब यहाँ पे क्या है, देखो जब एक कंट्री में एक फैमिली इस तरीके से जब पूरा होल्ड बना के रखती है, और आपको यहाँ पे एक और मैं चीज बताऊंगा जिसको आपको जान के थोड़ी सी हैरानगी होगी। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को बेस्ट इकोनॉमी भी डिक्लेयर किया था एक टाइम पे साउथ एशिया की, जो आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे ये फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है, आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। देखो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें समझी हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्या फंड अलोकेशन जो होती थी, जो फंड्स आते थे उतना ये स्पेंड करते थे वेलफेयर के लिए। यानी कि अब देखो जब 2019 में ये लोग जीते, 2019 में इन्होंने सबसे पहली चीज क्या कही थी कि हम लोग वैट जो है उसको गिरा देंगे 15% से सिर्फ 8% के लिए, और जो नेशन बिल्डिंग टैक्स था 2% का उसको भी विड्रॉ कर दिया। अब देखो हालत क्या थी, हालत इस जगह पे थी, मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक बार वापस चलते हैं, अब आपको चीजें क्लियर होंगी जो पहले नहीं हुई थी। देखो चीजें क्या थी, ऑलरेडी जो चीजें आ रही हैं, फंड हमारे पास पहुंच रहे हैं, उसको स्पेंड किस तरीके से किया जा रहा था 2000 के बाद की हम बात करें, हम लोगों को जीरो इंटरेस्ट पे कम अमाउंट मिल रहा है, हम लोगों ने लोन सब जगह से लिया है, हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना है उस अमाउंट के ऊपर, लेकिन जो यहाँ पे जो नेशन बिल्डिंग टैक्स था 2% का उसको भी हटा दिया, और वेलफेयर स्कीम जो सब्सिडाइज फूड था या फिर जो बाकी चीज़ें थी हेल्थ केयर या एजुकेशन, वो सब चीज़ें हम लोग प्रॉपर चीज़ों से चलाते गए। अब चीज़ें यहाँ पे भी इतनी खराब नहीं हुई, शुरुआत हो चुकी थी। देखो आप लोगों ने ऑलरेडी जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा टैक्स की फॉर्म में आता था, आप लोगों ने उसको भी गिरा दिया। नेशनल बिल्डिंग टैक्स आप लोगों ने यहाँ पे विड्रॉ कर दिया कंप्लीटली। देखो फ्री की चीज़ें कई बार ही नुकसान देती है, हम हुआ क्या। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मेन डिपेंड करता है श्रीलंका, वो 2 से 3 चीज़ों पे करता है इम्पोर्ट पे, जिसमें आ जाता है एक टी, रबर, कॉटन, और एक इनका टूरिज्म भी था। टूरिज्म पे हम बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब गोतबाया राजपक्षे आए सरकार में, इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या कही, इन्होंने कहा कि हम लोग बैन कर देंगे फर्टिलाइजर्स को, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कही जाती है। पहली चीज़ ये कही जाती है कि इनके पास पैसे नहीं थे कि ये इंपोर्ट कर पाए चीज़ों को, लेकिन जो इनका मेन मैसेज था जिसके लिए इन्होंने सोचा था कि हम लोग आएंगे ग्रीन फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ भी इनको ले डूबी। अब ले डूबी किस तरीके से, अब वो हम बात करेंगे। देखो अब आज मैं अगर आपसे बात करूँ, इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है पहली जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, वो है सिक्किम। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका बैन है, यहाँ पे आप लोग पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। श्रीलंका ने एमओयू साइन किया है लद्दाख के साथ। क्या एमओयू साइन किया है कि लद्दाख को भी हम क्या बना देंगे, लद्दाख को भी हम लोग बना देंगे ऑर्गेनिक 2025 तक। अब देखो चीजें समझो क्या है, यहाँ पे सिक्किम ऑलरेडी है, लेकिन उन्होंने लद्दाख को कहा है कि हम आपको बना देंगे, बट इट विल टेक टाइम, 2 से 3 साल 4 साल हमें लगेंगे। क्यों? जो फार्मर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। इस तरीके से पहले फार्मर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, फिर होगा। और हाँ, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा जो फार्मर्स हैं उन लोगों ने भी ऑर्गेनिक को अपनाया। अब चीजें क्या है देखो समझनी पड़ेगी। आप बाहर आओगे, आप बोलोगे कि यार बैन कर देते। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग कौन थे, ये
चाइना के एक लीडर थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा यार जो भी हमारे पेड़ हैं या जो भी हमारे यहाँ पे फसल लगती है, जो भी हमारे यहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं, उनको स्पैरो खा जाती है, यानी कि जो उनको जो चिड़ियाँ हैं वो बर्बाद कर देती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था स्मैश स्पैरो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जिसको भी फार्मर को चिड़िया दिखती है आप लोग उसको पकड़ो, अगर आपको उसको घोंसला दिखता है, आपको उसका नेस्ट दिखता है, उसमें अंडे पड़े उसको तोड़ दो, बर्बाद कर दो, खत्म ही कर दो स्पैरो को। तो इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट चलाया स्मैश स्पैरो, हुआ क्या, इससे चिड़िया तो चली गई, लेकिन अब चिड़िया सिर्फ क्रॉप्स नहीं खाती थी, वो कीड़े भी खाती थी जो फसलों पे लगते थे। तो यहाँ पे चीज समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्हें ये चीज लेट समझ आई, इन्होंने भी वापस ये प्रोजेक्ट वापस ले, लेकिन तब तक ये चीजें हो गई थी। सेम अब आपको यहाँ पे चीज समझ आएगी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग ऑर्गेनिक जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स को बैन कर देंगे। जिसकी वजह से हुआ क्या, अब देखो जो राइस की इनकी प्रोडक्शन थी वो गिरी सीधा 43%, यानी कि मान लो अगर आप 100 क्विंटल उगाते हो, वो सीधा आपकी रह गई कितनी, 57 क्विंटल। अब यहां पे देखो पहली चीज जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड इन्फ्लेशन। जो फूड इन्फ्लेशन हुआ वो भी 11.5% हाइयर हुआ पिछले 47 मंथ्स का, यानी कि पिछले 4 सालों में महंगाई बढ़ गई कितने परसेंट से, 11.5% हाई से। तो यहाँ पे ये जो गलती हुई है वो देखो। अब हुआ क्या, श्रीलंका के जो एग्री मिनिस्टर थे उन्होंने आके ये चीज़ों को, ऑर्डर को वापस लिया, फर्टिलाइजर्स बैन को। अब इन्होंने क्या, और इन्होंने साथ में क्या कहा कि जो 200 मिलियन का नुकसान हुआ है फार्मर्स का, उनको भी हम लोग ये देंगे जो फर्टिलाइजर्स की वजह से हुआ। तो सेम कहानी से हम लोगों को क्या सीखने को मिला, माओ जेडोंग ने भी क्या कहा था कि भाई स्पैरोस को खत्म कर दो, इन्होंने भी आकर डायरेक्ट क्या बोला कि भाई फर्टिलाइजर्स को बैन कर देते हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा, सीधा हम लोग ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे। ऑर्गेनिक पे जाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि आप लोग देख सकते हो, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इस चीज को फॉलो कर रही है। सिक्किम में बैन है, लेकिन सिक्किम उस पॉइंट तक पहुंचा है। सिक्किम ने कहा कि हम लद्दाख की हेल्प करेंगे, लेकिन 2025 तक हम उन्हें बना पाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन अगर हम कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। जैसे राइस प्रोडक्शन कम हुई, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब यहाँ पे और प्रॉब्लम क्या आई, जैसे इनके जो मेन एक्सपोर्ट्स होती थी चीजें, जैसे 53% अगर हम बात करें टी की, रबर की अगर हम बात करें 24%, कोकोनट की बात करें 12%। अब ऑल ऑफ ए सडन ये चीजें हुई, तो इस वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वो कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो मेजर कंट्रीज थी, यानी कि जो टी बायर्स थे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया अदर कंट्रीज के ऊपर। उन लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो प्रोडक्शन अगर आप लोग कम कर रहे हो ना किसी चीज की, पहले मान लो आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, 100 किलो चीजें उगाते हो, आप लोग उसको बेचते हो 100 रुपए पर किलो के हिसाब से, आप लोगों का उस पर लगता है 60 रुपए, ठीक है। मान के चलो कि आप लोगों की चीजें उगी ही इस बार 50 किलोग्राम है, आप उसका रेट बढ़ा दोगे, क्योंकि आप उसको अब आपको अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। ऐसे आप लोगों ने कितने में उगाई, आप लोगों ने उगाई 6000 में। अब आप लोग इसको 100 रुपए में तो बेचोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का फिर यहाँ पे सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। आप लोग प्राइस बढ़ा दोगे तो बाकी जो कंट्रीज हैं उनको, कोई और कंट्री अगर रेट कम में चीज देगी तो ऑब्वियसली वो स्विच कर जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रॉप हो गया इनका एक्सपोर्ट में, जो इनकम आती थी वो भी खत्म हो गई। देखो लोन आप लोगों ने लिए हैं, प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स आपके फ्लॉप हुए, जो जगह थी वो भी आपसे चाइना ले गया। पैसे अभी अलग है, पैसे बाद की बात है, जगह भी आपकी चलेगी। जो मेन आप लोगों ने सोचा था सोर्स ऑफ इनकम होगी वो खत्म हो गई। वैसे श्रीलंका इतना बड़ा नहीं है, जो हमारा यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट था, एयरपोर्ट था, वो सब फ्लॉप हो गया। जो हम लोगों का स्टेप्स थे ऑर्गेनिक बनाने की, उस वजह से ऑलरेडी हम लोगों की जो मेन एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें, उसमें गिरावट हो गई। और 2019 में आता है कोविड, जो इनका एक टूरिज्म का थोड़ा सा बेस रहता था। 2019 में कोविड आया, जिसकी वजह से टूरिज्म भी इनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब देखो हुआ क्या, देखो 1983 से लेके 2009 तक, जब इनकी एलटीटीई के साथ सिविल वॉर चल रही थी, तब बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हुआ, रिफ्यूजीज आना शुरू हो गए थे इंडिया में। सेम अभी भी हो रहा है। और सीएए की अगर हम बात करें, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि तमिल रिफ्यूजीज को जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा या एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है किससे, इन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है जो पार्टीशन हुआ था उस दौरान में। तो यहाँ पे चीजें अब जो आप लोगों के सामने है, वो अब आप लोगों को समझनी है कि ये इस वजह से आज यहाँ पे पहुंचे हैं। टोटल आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ से 16 बार ये बेल आउट ले चुके हैं। इनसे ज्यादा
आज तक सिर्फ एक ही कंट्री ने लिया है, वो है पाकिस्तान। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको अब जो समझनी है वो मैं आपको बता दूं। जो यहाँ पे फ्री ऑफर्स होते हैं ना, इंडिया में भी इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग आएंगे, आप लोगों को बोलेंगे आपको हम लोग फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में टीवी, फ्री में लैपटॉप, फ्री में पेन, सब कुछ देंगे। ये इलेक्शन तक चीज़ें जो हैं वो ठीक है। इलेक्शन के बाद फुलफिल करने के लिए अब आपको कोई पैसा तो चाहिए। वो पैसा आता कहाँ से? अब क्या कोई पॉलिटिशियन इसको अपनी जेब से देता है? क्या अगर आपको कोई फ्री में टीवी देगा तो क्या कोई पॉलिटिशियन अपनी सैलरी से देगा? नहीं। वो कहाँ से आता है? वो हम जैसे टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है, जिससे हम लोग नेशन बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। और अगर नेशन बिल्डिंग आप लोगों को बता दिया क्यों कितना ज़रूरी होता है, वरना आज जिस जगह पे यहाँ पे है। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है जो हमें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि कभी भी एक ही फैमिली को सारी पावर मत दो कि वो देश चलाए। अब इसी तरीके से होता है, खुद ही अमेंडमेंट्स होंगी, खुद ही चीज़ें होंगी। अब मैं खुद अगर आपको बताता हूँ, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं है, क्योंकि हम जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करें, ये एजुकेशनल, जो एजुकेटेड यूथ है हमारे इंडिया का, वही ये चीज़ देख रहा है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ें शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होते होते कहाँ तक पहुँच जाती है। और आज ये ही पूरा एक मेन रीज़न था श्रीलंका का जो क्राइसिस चल रहा है। इसमें कोविड कह लो आप लोग, या फिर आप लोग कह लो कि इनका जो ग्रीन फार्मिंग की वजह से, या फिर आप लोग जो बिना विजन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको अगर किसी ने रिजेक्ट किए हैं तो समझना होता है। कई बार आप लोगों का अगर दिल नहीं भी मानता तब भी चीज़ों को समझना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसी वजह से चाइना आज इस श्रीलंका जो है वो आज इस पोजीशन पे खड़ा है कि एक कोलैप्स होने की जगह पे है। इंडिया ने भी इस तरीके का ऐसा टाइम देखा था 1991 में, जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 महीने जो 3 हफ्ते थे उनका जो है रिजर्व जो था वो रह चुका था। 3 वीक्स का इंपोर्ट हम कर सकते थे। आज हम लोगों ने इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाया है कि हमारे पास 13 महीने का है। 5th लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास, फॉरेन रिजर्व है। तो यहाँ पे चीज़ें, और उससे भी बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे रशिया की। रशिया ने जिस तरीके से कम बैक किया है 1998 में, मैंने आपको बताया कि इनके पास भी पैसा नहीं था, ये भी बैंकरप्सी के कगार पे था। देखो बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है, जब बैंकरप्सी आती है ना, तब क्या होता है कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, किसी एक को बोल देंगे। जैसे इन्होंने बहुत सारी जगह से पैसा लिया, एडीबी से लिया है, चाइना है, इंडिया ने भी 2% के करीब करीब इनको दिया है, वर्ल्ड बैंक है। ये किसी एक को मना कर देंगे कि हमारे पास नहीं है। अब होता क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी फिर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और वीक होना शुरू हो जाती है इकोनॉमी, जिसकी वजह से आज जो श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है वो आपके सामने। अब श्रीलंका कैसे इससे कम जो है बाहर निकलेगा वो देखेंगे, कौन इसकी हेल्प करेगा, कैसी ये चीज़ें होंगी। फिलहाल ये पूरा एक लॉजिक था आप लोगों को, जो सारा डिटेल में मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इस तरीके के लेक्चर्स हो चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।